हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में जो है ना क्रिस्टल डिफेक्ट को समाप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उस सॉलिड का या किसी सॉलिड सब्सटेंस का। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि यदि किसी सब्सटेंस से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं तो वह करंट पास करेगा या नहीं करेगा। तो इसके आधार पे जो है ना सब्सटेंस को, पदार्थों को तीन अलग अलग भाग में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के आधार पे जो है तीन कैटेगरी हैं किसी भी सब्सटेंस के: इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। कंडक्टर को फर्दर दो भाग में रखा गया है: मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स तीन वैरायटी के होते हैं: इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो यह इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये दोनों जो है ना, ये दोनों एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। अब इसमें से एक्सट्रिंसिक फर्दर दो टाइप का है: एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग को इतना बात पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने पर क्या वह करंट उस सब्सटेंस से पास करता है या नहीं, या करता है तो क्या, कितना करता है, बहुत ज़्यादा करता है, बहुत कम करता है। इस आधार पे पदार्थों को तीन भाग में रखा गया है सब्सटेंस को: इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स दो वैरायटी के हुए: मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स भी दो होते हैं, एलिमेंटल और कंपाउंड। एलिमेंटल के दो हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक के भी दो हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, और ये सारे टॉपिक्स फिर से क्लास 12 फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे। वहाँ एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है इससे रिलेटेड, और केमिस्ट्री में ना सही कम से कम फिजिक्स में तो एग्जामिनेशन में यह आ ही जाता है, गारंटेड। और सेम चीज पढ़ना है, इसलिए ध्यान से पढ़ोगे अच्छे से, ताकि आगे दिक्कत ना हो और समझने में जो है आसानी हो। हालांकि ये टॉपिक्स बिल्कुल नए तो नहीं हैं, कई बार हम लोग या बहुत पहले से 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह के बारे में। बस अभी थोड़ा डिटेल करेंगे। पीछे कई बार बता चुके हैं, फिर से बताते हैं कि किसी भी सब्सटेंस से करंट पास होने का मतलब है चार्ज का फ्लो होना। चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करेगा, बस कि उसके लिए कोई चार्ज कैरियर होता है। चार्ज कैरियर के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो आयंस होते हैं, या फिर पॉजिटिव होल्स हो सकते हैं। माने वह जो चार्ज फ्लो करेगा ना, वह चार्ज किसी के फॉर्म में फ्लो करेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, या तो पॉजिटिव होल्स के फॉर्म में, या फिर आयंस के फॉर्म में। तो किसी भी सब्सटेंस से करंट पास होने का मतलब हुआ या कंडीशन हुआ कि उसके अंदर चार्ज कैरियर्स होने चाहिए, जो चार्ज को आगे बढ़ाए, मतलब करंट को आगे बढ़ने में मदद करे। और वे चार्ज कैरियर क्या क्या हो सकते हैं? तो आयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। तो ये सारे कैरियर में कोई भी यदि है उस सब्सटेंस के अंदर, तो उससे करंट पास होगा आसानी से। तो इंसुलेटर तो हम लोग जानते हैं कि इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिससे करंट पास नहीं करता है। इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम।
इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स वैसे सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से पास नहीं होने देते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स अब नहीं होने देते हैं, तो अभी हम क्या कंडीशन बताएं कि करंट तभी पास करेगा जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, आयंस वगैरह हो। तो जब इंसुलेटर से करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इंसुलेटर के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ना तो आयंस फ्री होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो जैसे सॉलिड NaCl, NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयन है इसमें Na+Cl-, लेकिन सॉलिड के फॉर्म में है। इसका मतलब हुआ कि ये कैटायन एनायन आपस में स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड से। आयंस फ्री नहीं है, आयंस होने नहीं चाहिए बल्कि फ्री होने चाहिए। तो NaCl के अंदर आयंस तो है लेकिन ये आयंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्री नहीं है, इसीलिए इससे करंट पास नहीं होगा। उसी प्रकार से डायमंड कार्बन से मिलकर बना होता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, इसीलिए इससे जो है करंट पास नहीं होगा। तो ये जो एग्जांपल बताया सॉलिड NaCl जिसमें आयंस है लेकिन फ्री नहीं है, डायमंड इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन फ्री नहीं है। तो ये आयंस और इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री होने चाहिए, और यही चार्ज कैरियर का जो है काम करते हैं, करंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इंसुलेटर्स वैसे सब्सटेंस हुए जो अपने आप से करंट पास नहीं होने देते हैं, क्योंकि ऐसे सब्सटेंस के अंदर ना तो आयंस फ्री होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मतलब कोई चार्ज कैरियर ही नहीं होता है ऐसे कंपाउंड के अंदर। इसीलिए ये सभी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। अब इसमें से एक टर्म हम लोग को पढ़ना है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या है? तो बैंड थ्योरी को क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग में जब बता रहे थे मेटेलिक बॉन्ड के बारे में, वहां डिस्कस किए थे। थोड़ा सा फिर से बताते हैं। बैंड थ्योरी जो है ना आधारित है किस पर? MOT पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? तो यह जो है किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। जैसे कोई भी हम लोग क्रिस्टल लें, मेटल का क्रिस्टल या नॉन मेटल का, जैसे डायमंड, तो होता क्या है कि उसमें एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू। अब बॉन्ड बन रहा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। कैसे रहते हैं? तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग बनाते थे ऐसा, इस प्रकार से कि इधर कुछ एटम्स हैं, इधर कुछ एटम्स हैं, तो इस एटम का कोई एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, इधर भी कोई एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन में भाग लेते थे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते थे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे थे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते थे। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते थे वे एक समान नहीं होते थे, उसमें से कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता था और कुछ का एनर्जी इससे ज़्यादा। तो जिस एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता था, ऐसे ऑर्बिटल को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते थे, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिस ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होता था, ऐसे ऑर्बिटल को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर इसको हम लोग ऐसे मिला देते थे इस प्रकार से। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते थे लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, मतलब ये एक और एक दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों यहां आ जाएंगे। तो मान लो कि एक एटम इधर है एक एटम इधर है, तो दो एटम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बने? तो अब यदि मान लें इधर की दो एटम इधर है और दो इधर है, तब तो 4 हो गया, मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ दो यहाँ, टोटल 4। तो 4 में से 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। फिर मान ले 6 है, 3 3 करके, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो फिर 3 यहाँ 3 यहाँ, ऐसे। क्योंकि कोई क्रिस्टल लोगे तो उसमें 2-4 एटम्स नहीं होते, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। यदि हम उसका 1 मोल भी कंसीडर करें ना तो इतने एटम्स हो जाने हैं, 10 का पावर 23, बहुत अधिक एटम्स। और जब उतने सारे एटम्स हो जाएंगे तो उतने सारे ऑर्बिटल्स भी तो होंगे, ऐसे बहुत सारे फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी तो बनते जाएंगे, ऐसा, इस प्रकार से।
और ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बहुत सारे एटम्स का किसी क्रिस्टल में, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं, क्लोज होते हैं। इतने नजदीक होते हैं कि लगता है कि सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में मिल गए हैं, और यही जो मिल जाते हैं आपस में जैसा प्रतीत होता है, तो ये मिल करके कैसा दिखाई देते हैं, एक बैंड की तरह, पट्टी की जैसा। उसी प्रकार से यहां ये जो लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, इस लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के द्वारा जो बैंड बनता था, इसको हम लोग बोल रहे थे वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। उसके बाद यहां जो हाइयर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स था, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं करते हैं जनरली, तो ऐसे बैंड को, मतलब इस प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो एनर्जी बैंड बनता था, इसको हम लोग बोलते थे कंडक्शन बैंड। क्या बोलते थे? कंडक्शन बैंड। तो एक क्रिस्टल में ये दो प्रकार के बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड मतलब लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसको इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑक्यूपाई करते हैं। कंडक्शन बैंड मतलब हाइयर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसको इलेक्ट्रॉन जनरली ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। और ये दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है यहां से यहां तक का, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। बाकी डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया गया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, तो वहां से देख सकते हो, या पढ़े होगे अच्छे से तो फिर याद ही होगा। अभी जितना जरूरत था उतना बताए कि किसी भी क्रिस्टल में उसके एटम्स जो आपस में जुड़े रहते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पे यदि इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो वे एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, और ये सारे ऑर्बिटल्स के द्वारा जो बैंड बनता है वह वैलेंस बैंड कहलाता है। जबकि जो हाइयर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं तो वे जो बैंड बनाते हैं कंडक्शन बैंड कहलाता है। माने कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज़्यादा, वैलेंस बैंड का एनर्जी कम, और ये दो एनर्जी बैंड के बीच का जो गैप है बैंड गैप, या उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। तो इसके आधार पे यदि हम इंसुलेटर को डिस्कस करें तो बोला जाता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं ना, इसमें वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, और दोनों के बीच का जो गैप है बहुत ज्यादा होता है इंसुलेटर में। जैसे मान लें एनर्जी है नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, यहां वैलेंस बैंड है VB वैलेंस बैंड, E कंडक्शन बैंड है CB कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड। तो बोल रहा है कि वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, ऐसा ये पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड, जरा सा भी जगह खाली नहीं है, और कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है, कंप्लीटली वैकेंट। तो एक इंसुलेटर में वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, और दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है, लार्ज बैंड गैप। तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वैसा बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वे सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, और वे मिल करके जो वैलेंस बैंड बना रहे हैं वह वैलेंस बैंड बिल्कुल भरा हुआ है पूरी तरह से। तो अब जब तुम इस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें है लेकिन पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ मतलब इसमें घूमने के लिए जगह ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें इधर उधर नहीं घूम पाएंगे तो फिर करंट उससे पास नहीं होगा। अच्छा, यहां तो पूरा जगह है लेकिन यहां कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लेकिन यहां कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना तो बिल्कुल खाली कंडक्शन बैंड में पॉसिबल है, ना ही पूरा भरा हुआ वैलेंस बैंड में पॉसिबल है। एक संभावना था कि इसका इलेक्ट्रॉन उछल के पहुंच जाता है यहां जंप करके, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां से यहां तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वह बहुत ज्यादा होता है इंसुलेटर के केस में। जैसे यदि हम लोग डायमंड की बात करें तो डायमंड में जो बैंड गैप होता है ना, ये बोला जाता है 579 किलो जूल पर मोल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 579 किलो का मतलब हुआ 1000 जूल पर मोल। और इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में प्रमोट करें, भेजें, तो उसके लिए 5,79,000 जूल एनर्जी चाहिए। कहां से पॉसिबल हो पाएगा? यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हम करना चाहें डायमंड क्रिस्टल में हीट करके या किसी भी तरीके से, तो उसके लिए इतना एनर्जी चाहिए 5,79,000 जूल। और इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देना किसी भी सब्सटेंस को पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए किसी भी तरीके से डायमंड से करंट पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायमंड क्रिस्टल के अंदर जो वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड है, इसका कहानी कुछ ऐसा है कि वैलेंस बैंड बिल्कुल भरा हुआ, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली, और दोनों के बीच बैंड गैप बहुत ज़्यादा। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना तो यहाँ पॉसिबल है ना तो यहाँ पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रमोट भी नहीं किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली वैकेंट, वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, ऐसे करके कई ऑप्शंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखोगे। अब जो इंसुलेटर है जनरली इसका कंडक्टिविटी रेंज बतलाया जाता है कि वह कंडक्टिविटी रेंज होता है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ये कोई वैल्यू नहीं है, बस वैसे ही बता दिया गया। इसको ऑलमोस्ट हम लोग नेग्लिजिबल लेकर के चलेंगे। 10⁻⁻10 समझ रहे हो, 0.00 ऐसे 902 तब है कि कोई वैल्यू थोड़े, इतना कम कंडक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इंसुलेटर का कंडक्टिविटी रेंज भी यह बतलाता है कि ऐसे सब्सटेंस से करंट का पास होना काफ़ी मुश्किल है, मतलब इस टाइप के सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और इसको बैंड थ्योरी के आधार पर भी हम लोग जो है एक्सप्लेन कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग कंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर सबसे लास्ट में देखेंगे। तो कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप से करंट पास होने देते हैं। कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप से करंट पास होने देते हैं। अभी हम बताए कि करंट या तो फ्री इलेक्ट्रॉनों के चलते पास करता है या फ्री आयनों के चलते। तो यदि कोई कंडक्टर है और इससे करंट पास कर रहा है, तो इस कंडक्टर के अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो फ्री आयंस हैं। अब यदि फ्री इलेक्ट्रॉनों के चलते करंट पास कर रहा है तो ऐसे कंडक्टर को फिर हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। फ्री आयनों के चलते हैं तो फिर ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में सारे मेटल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ऐसा। तो कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस हुए जो अपने आप से करंट पास होने देते हैं। इस प्रकार के सब्सटेंस का कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। करंट यदि फ्री इलेक्ट्रॉनों के चलते पास हो रहा हो तो वैसे कंडक्टर को मेटेलिक कंडक्टर बोलेंगे, और यदि करंट फ्री आयनों के चलते हो तो वैसे कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक दोनों में बड़ा अंतर है कि मेटेलिक कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वह घटता है टेम्परेचर बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटेलिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी घटता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, इन सारी बातों का डिस्कशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में किया गया है, इसलिए अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस इतना जानो कि यदि किसी मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका कंडक्टिविटी घट जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इसमें फ्री आयंस होते हैं उन आयनों का वेलोसिटी बढ़ जाता है, और आयनिक वेलोसिटी बढ़ने से जो है कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाता है। तो ये मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर खैर हम लोग ऑलरेडी डिटेल कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। अभी बस कंडक्टर पढ़ रहे थे तो उसी में थोड़ा सा आ गया। मेन है इसका बैंड थ्योरी। जैसे इंसुलेटर को बैंड थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन किए, उसी प्रकार से कंडक्टर को भी हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। तो इंसुलेटर में क्या बताए थे कि एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, और दोनों के बीच जो है लार्ज एनर्जी गैप होता है।
कंडक्टर में ऐसा नहीं है। कंडक्टर में बोला जाता है कि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ओवरलैपिंग होता है। जैसे ये मान लो एनर्जी है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ हम ऐसा बनाते हैं वैलेंस बैंड, और एक हम बना दें कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड जो है पूरा भरा हुआ रहना है, और ई जो है ब्लू वाला जो बनाए हैं कंडक्शन बैंड। तो होता है क्या है कि किसी भी कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं ना, ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब ये दोनों बैंड के बीच कोई गैप नहीं होता है। तो चलो वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं घूम सकता है, लेकिन जब ये ओवरलैपिंग हुआ तो ओवरलैपिंग होने से क्या हुआ कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में मिल गया। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में नहीं मूव कर सकते, लेकिन ये इसमें तो मूव कर ही सकते हैं ना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा जगह खाली है, और यही इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के इधर उधर मूव करेंगे तेजी से, तो फिर इससे करंट पास करेगा और सब्सटेंस काम करेगा क्या चीज़ का, कंडक्टर का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग होने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में आसानी से मूव कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट के चलते जो है क्या होगा कि सब्सटेंस से करंट पास करेगा। अब इसमें होना क्या है जरा देखेंगे हम लोग। जैसे इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक, ये सभी मान लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। इसमें यहां ही मेन एनर्जी डिफरेंस है, माने नीचे समझ लो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऊपर समझ लो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे हम लोग भर रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी है और इसमें भी है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में इसको लिखते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब वैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ऑक्यूपाइड है और जिसका एनर्जी हाईएस्ट है। ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाईएस्ट एनर्जी, ऐसा। ये सब तो एंटी बॉन्डिंग है, तो ई वाला खाली है, ये भी खाली है, लेकिन ई वाला जो ऑर्बिटल है इसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं लूमो, मतलब वैसा अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी क्या है, लोवेस्ट। तो ऊपर सारे अनऑक्यूपाइड होंगे तो इस सब का एनर्जी अलग अलग होगा, लेकिन उस सब में इसका एनर्जी सबसे कम होगा, जिसको हम लोग लूमो बोलते हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। और ऑक्यूपाइड में बहुत सारे होंगे जिसमें इसका एनर्जी मैक्सिमम होगा, जो कहलाएगा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। तो जनरली या होमो ही मिलके बनाते हैं वैलेंस बैंड, लूमो कहलाते हैं कंडक्शन बैंड। होता क्या है कि होमो और लूमो के बीच का एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है, काफी कम माने इतना कम होता है कि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं इस प्रकार से, मतलब इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझें। कोई मेटल ले लें, सारे मेटल्स में एक ही प्रकार का बॉन्डिंग होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग, जिसको बैंड थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मान लो बेरिलियम क्रिस्टल ले लिया जाए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 1s2 2s2, वैलेंस शेल 2s हुआ और इसमें हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। तो यदि बेरिलियम क्रिस्टल की हम लोग बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे बेरिलियम के एटम्स होंगे ना, ऐसे
एनर्जी है। चूंकि हम लोग बेरिलियम क्रिस्टल की बात करें तो एक क्रिस्टल में बेरिलियम के बहुत सारे एटम्स होंगे। मान लें कि n बेरिलियम एटम्स है, तो एक बेरिलियम एटम का वैलेंस शेल में एक 2s ऑर्बिटल है, तो n बेरिलियम एटम्स का वैलेंस शेल में n 2s ऑर्बिटल होगा ना, ऐसा इस प्रकार से, और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा। ये हुए 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ n बेरिलियम एटम्स। n बेरिलियम एटम्स के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने होने चाहिए 2 प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल में। अब जब ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल करके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये सारे ऑक्यूपाइड हैं, मतलब ये सभी मिल करके जो है वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करेंगे इस प्रकार से। और ये जो अभी अलग अलग देख रहे हो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सब का इलेक्ट्रॉन फिर जो है एक जगह एकत्रित हो जाएगा इस तरह से, ऐसा पूरा भर जाएगा। मतलब ये हुआ कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड, जिसको हम लोग वैलेंस बैंड भी बोल सकते हैं। तो इस आधार पे यदि देखोगे अभी कि बेरिलियम क्रिस्टल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s ऑर्बिटल में, वे सारे इलेक्ट्रॉन्स या वे सारे ऑर्बिटल्स आपस में जब कंबाइन करते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो जो एनर्जी बैंड बनता है यह कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है। तो जब पूरा भरा हुआ है तो इस आधार पे बेरिलियम से तो करंट पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा भरा हुआ है, घूमने का कहीं जगह ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे। तो इस हिसाब से बेरिलियम होना चाहिए इंसुलेटर। लेकिन ये 2s तो हम लोग देख रहे हैं, 2s के बाद 2p भी तो होता है, सेम सेल है ना, सेकेंड सेल, और 2p में हम लोग जानते हैं ऐसे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं 2p में। तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन किए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स सारे भर गए जाकर के वैलेंस बैंड में, और वहां उनके घूमने के लिए कोई जगह नहीं रहा, तो इस हिसाब से वे इंसुलेटर। लेकिन बेरिलियम में जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है काफी कम, बहुत कम होता है। ये 2s और 2p ऑर्बिटल के एनर्जी डिफरेंस होता है 160 किलो जूल पर मोल, 160, और डायमंड में कितना था 579, मतलब इसमें 600 के आसपास है, इसमें 150 है, तो इसके तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा हुआ, या बोले कि ये कम है। मतलब 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को यदि 2p में हम लोग कन्वर्ट करें 1 मोल इलेक्ट्रॉन को, तो 160 किलो जूल एनर्जी लगता है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है। इतना एनर्जी को हम लोग अवेलेबल करवा सकते हैं, या इतना एनर्जी रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल रहता है। तो ये 2s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन सारे भर गए हैं वैलेंस बैंड में, अब जब इसके लिए 2p बैंड भी तुम बनाओगे, तो 2p में तो टोटल 3 ऑर्बिटल्स है ना, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसा। तो इस तरह से बहुत सारे p ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये सारे कौन से ऑर्बिटल हैं 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक p सबसेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स हुए, तो हम लोग यहां लिख देते हैं ऐसे 3n 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ n बेरिलियम एटम। जैसे एक बेरिलियम में 3 2p ऑर्बिटल है, तो n बेरिलियम एटम में कितना, तो 3n। एक बेरिलियम में 3 p ऑर्बिटल, तो n बेरिलियम में कितना 3n, तो वही लिखेंगे 3n 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कितने बेरिलियम एटम का n। अब क्या होगा कि ये सारे ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे, तो देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन कहीं है ही नहीं, बिल्कुल खाली है ऐसा, तो इससे जो बैंड बनेगा वह बैंड बिल्कुल खाली रहेगा इस प्रकार से, ये खाली बैंड है। लेकिन जैसा कि अभी हम बताए कि यह एनर्जी डिफरेंस काफी कम है दोनों के बीच, कम एनर्जी डिफरेंस होने के चलते यहाँ ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो जाएगा। E3p वाला है, 2p वाला है और E2s वाला है, लेकिन कम एनर्जी डिफरेंस होने के चलते ये आपस में यहाँ ओवरलैप कर जाएंगे, और ये जो वैलेंस बैंड अभी पूरी तरह से भरा हुआ था अब नहीं रहेगा भरा हुआ, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएंगे इस खाली वाले एनर्जी बैंड में, मतलब कंडक्शन बैंड में। और जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ कुछ कुछ खाली जगह बन जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो सब यहाँ आने वाला है ऐसा। तो इसमें खाली जगह हो गया, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इधर उधर मूव कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसका घूमने का जगह ही जगह है, बहुत मूव कर सकता है।
तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब दोनों में पॉसिबल हो जाएगा, वैलेंस बैंड में भी और कंडक्शन बैंड में भी। और जब इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट दोनों जगह होगा तो फिर सब्सटेंस से करंट पास करेगा और ये काम करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का। तो ये हुआ कंडक्टर का वैलेंस बैंड कंडक्टर का बैंड थ्योरी के आधार पे एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम में यहाँ से भी आ सकता है कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में वैलेंस या कंडक्शन बैंड का क्या ई होता है, मतलब वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है कि कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, इसमें क्या बोलेंगे कि वैलेंस बैंड पार्शियली वैकेंट है, मतलब जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तब इसमें थोड़ा सा जगह खाली हो गया ना, तो ये पार्शियली वैकेंट मतलब थोड़ा सा खाली जगह आ गया किसमें, वैलेंस बैंड में। और कंडक्शन बैंड में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो कंडक्शन बैंड हो गया पार्शियली फील्ड, माने थोड़ा बहुत भरा हुआ। तो इस कंडक्शन बैंड को हम लोग ऐसे लिखेंगे पार्शियली फील्ड, और इसको लिखेंगे पार्शियली वैकेंट। तो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में वैलेंस बैंड पार्शियली वैकेंट होता है, थोड़ा सा जगह खाली, बाकी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, जबकि कंडक्शन बैंड थोड़ा सा भरा हुआ होता है, बाकी पूरा क्या होता है, खाली। तो इसके चलते इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट फिर दोनों में पॉसिबल हो जाता है, वैलेंस बैंड में भी और कंडक्शन बैंड में भी। और यहाँ से फिर जो है सब्सटेंस से करंट पास करता है और ये जो है काम करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का। तो इस तरह से हम लोग इंसुलेटर और कंडक्टर को आज डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, और यही इंपॉर्टेंट है, बैंड थ्योरी से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। अब जो एक सेमी कंडक्टर बच रहा है इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।